रात करीब 11 बजे जेडी हाई स्ट्रीट के मालिक अनुराग सरावगी ने छठी मंजिल से कूदकर जान दे दी है। फिलहाल घटना की वजह का पता नहीं चल पाया है। सुसाइड की खबर मिलते ही पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और एफएसएल की टीम भी मदद कर रही है। बताया जा रहा है कि सुसाइड से पहले व्यवसायी अनुराग सरावगी किसी से मोबाइल पर बात कर रहे थे और उसके बाद छलांग लगा दी। 55 साल के कारोबारी सरावगी की मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को रिम्स भेजा गया है। कारोबारी के घर में बुजुर्ग माता पिता है, पत्नी और बच्चे फिलहाल चेन्नई में हैं। एक व्यक्ति का अपार्टमेंट से कूद के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी, उसी पे हम लोग आए हुए थे। पिंपरी थाना और हमारे सिटी एसपी सर आए थे और अभी यहाँ एफएसएल का टीम भी आया हुआ है। जो भी हम लोग अगर कार्रवाई करना है विधिवत हम लोग उस पर एफएसएल टीम के द्वारा किया जा रहा है। और नीचे जहाँ पे डेड बॉडी पाया गया वहाँ पे जितने भी मोबाइल वगैरह उनका सामान वगैरह मिला उनको हम लोगों ने कलेक्ट किया और उनका रूम ऊपर में 6th फ्लोर में है, उस पर भी हम लोगों ने देखा कि कहाँ कैसे हुआ है। उसका जो भी एविडेंस वगैरह है उसको हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। और ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, अब तक कुछ जांच आगे बढ़ी होगी, कुछ पता चल पाया किन हालातों में ये सुसाइड किया गया? माफ कीजिएगा गौरव। बिल्कुल राहुल, हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच तो पुलिस कर ही रही है, क्योंकि एक बेहद ही संवेदनशील ये मामला सामने आया है, जहां एक बड़े व्यापारी जो है, जो बिल्डर के जगत में एक बड़ा नाम उनका था, उन्होंने ये कदम उठाया है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो है पूरे बिल्डिंग में किसी की आवाजाही, खासकर मीडिया की आवाजाही को उनके परिवार के सदस्यों ने रोक दिया है और उनका कहना है कि कोई अभी किसी भी तरीके की बयानबाजी भी परिवार की ओर से नहीं की जा रही है। उनका कहना है अभी हमें भी इस बारे में नहीं पता है कि आखिर किस अवस्था में आकर उन्होंने ये कदम उठाई है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद जो शव है वो उनके घर पर पहुंच चुका है, अंतिम संस्कार की तैयारी भी हो रही है और तमाम चीजों की जांच पुलिस भी अब करेगी। गौरव, बुजुर्ग माता पिता घर पर ही बताए जा रहे थे, वो घटना के वक्त कहाँ थे? उनका कुछ बयान सामने आया है? बिल्कुल, आपको बताएं कि बयान अब तक किसी का सामने नहीं आया है और कोई भी मीडिया के सामने कुछ भी कहने से भी परहेज कर रहे हैं। हालांकि कुछ परिवार लोगों से हमारी जब बातचीत थी तो उन्होंने कहा कि उनके माता पिता घर में ही थे, वो अपने कमरे में थे जिस वक्त ये घटना घटी और बालकोनी में जाकर, यानी कि ऊपरे माले के बालकोनी में जाकर उन्होंने ये कदम उठाया है और वहां से ही उन्होंने छलांग लगाई है। हालांकि तमाम चीजों पर अब जांच होगा और जांच के बाद बताया जा सकता है कि किस परिस्थिति में इस तरह की कदम उठाए गए और क्या कुछ हुआ है। कारोबारी के बच्चे और पत्नी बताया जाता है कि चेन्नई में रहते हैं, उनसे कुछ संपर्क हो पाया है? किसी पर कोई शक विवाद कुछ चल रहा था अंदर थाने में? उनसे संपर्क किया गया है। वो तमाम लोग भी अपने घर वापस लौट रहे हैं। उन्हें चेन्नई से रांची वापस करीबन 2 बजे के बाद वो वापस लौटेंगे। उसके बाद देखना होगा कि उसकी पत्नी द्वारा क्या कुछ कहा जाता है और उनके बच्चे भी इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं और फिर क्या किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करती है। कुछ सीसीटीवी वगैरह अब तक सामने आया है? अब तक पुलिस तमाम चीजों की जांच कर रही है। देखना होगा कि पुलिस कब तक इन गुत्थी को सुलझा पाती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। चलिए, शुक्रिया गौरव इस अपडेट के लिए आपका। वह ब्लेयर अपार्टमेंट में हुए आत्महत्या मामले के बाद अब तक परिवार का कोई सदस्य कुछ भी कहने से मना कर रहा है। अपार्टमेंट में मीडिया कर्मियों के जाने पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि सुबह से ही परिवार के सदस्य और पड़ोसियों का घर में आना जाना लगा हुआ है। पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। ब्लेयर अपार्टमेंट में कल देर रात एक बड़ी घटना, और इस बड़ी घटना ने सबको जो है मर्माहत कर दिया है। ये वो बिल्डिंग है जिसके छठे तल्ले से जो बिल्डिंग के मालिक हैं उन्होंने आत्महत्या की है। हालांकि अंदर अब तक परिवार के कोई सदस्य कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। अगर इस पूरे मामले क्या गाजी कैसे क्या कह रहे हैं? हम डे ड्यूटी में है, हम लोग को आदेश आया है गेट के बाहर किसी को अंदर घुसने नहीं देना। नहीं, क्या कहा गया? किसके द्वारा कहा गया? अब हम तो नए हैं, नहीं पहचान रहे, लेकिन हम लोग को बोला गया है गेट से बाहर प्रेस।
घर के लोगों ने कहा? अब ये पता नहीं है हमें। अपार्टमेंट आप देखिए, सबसे पहले इस पूरे अपार्टमेंट को देखिए। ये ब्लेयर अपार्टमेंट है। जेडी हाई स्ट्रीट के एमडी जो अनुराग सरावगी हैं, उन्होंने आत्महत्या की है। और आप देखिए उस फ्लोर पर जो लोग हैं लगातार वहां बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस पूरी चीजों की जांच कर रही है और जांच करने के बाद तमाम चीजें सामने आएंगी कि ये घटना कैसे हुई है। लेकिन सवाल ये होता है कि जब पुलिस इस पूरी चीजों की जांच कर रही है तो आखिर यहाँ वीडियोग्राफी से मनाही क्यों की जा रही है। सवाल ये भी होता है जब पुलिस के पास जो काम करने वाली नौकरानी है, उन्होंने भी कहा है कि मालिक ने किसी से बकझक किया और बकझक करने के बाद उन्होंने जोर से चिल्लाया और वो कूदकर उन्होंने अपनी जो है वो जान दे दी। अब पूरे मामले पर जांच बाकी है कि क्या कुछ हुआ है। और जब बड़े व्यवसायी की इस तरीके से दुर्घटना हुई है, इस तरीके से उन्होंने आत्महत्या किया है, इस तरीके से सुसाइडल केस जो है वो आए हैं, तो अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। खबर गिरिडीह से है, जहां के नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा में एक नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले छात्रा ने अपने छोटे भाई को मोबाइल पर मैसेज भेजकर अपनी जान देने की बात कही थी। सूचना मिलते ही परिजन जब कमरे पर पहुंचे तो छात्रा का शव फंदे से झूलता मिला। मामले में मृतक लड़की के परिजनों ने लड़की के साथ में पढ़ने वाले एक लड़के पर मानसिक प्रताड़ना, नग्न फोटो वायरल करने और धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से लड़की ने आत्महत्या की। पीड़ित परिजनों ने नगर थाना में आवेदन भी दे दिया है, लेकिन अब तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। परिजनों ने प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। मेरा बच्ची पढ़ रही थी गिरिडीह बरगंडा रूम लेके, और वहाँ पर 31 तारीख को मेरा बच्ची बोली कि हम जहर खा रहे हैं, और वहाँ पर पता चला गया मेरा लड़का तो बोला कि देखा कि वहाँ पर फांसी पर लटकी है। और हमको कुछ पता मोबाइल का नहीं था, लेकिन मेरा बेटा को मोबाइल से पता चला, वहाँ गया तो कि कोई लड़का से उसका संबंध था, उसका मामा घर यहीं था, उसका घर पता चला कि बेंगाबाद है। जिले में स्लीपर सेल की हलचल पर खुफिया एजेंसी सतर्क है। शहर के कई इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। दिल्ली स्पेशल सेल, एनआईए, झारखंड एटीएस की टीम सक्रिय है। केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। पुलिस आजाद नगर और कपाली के साथ अन्य भीड़भाड़ इलाके में निगरानी रख रही है। शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में विशेष नजर रखी जा रही है एजेंसी की तरफ से। धार्मिक जमात और सामाजिक गतिविधियों की आड़ में युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की बात कही जा रही है। तो देखिए, जिले में स्लीपर सेल की हलचल पर खुफिया एजेंसी सतर्क है। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा स्लीपर सेल हैं और ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान से इनका कनेक्शन हो सकता है। शहर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिल्ली स्पेशल सेल, एनआईए, एटीएस सब सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस आजाद नगर और कपाली के साथ साथ अन्य भीड़भाड़ इलाकों में लगातार निगरानी रख रही है। शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में एजेंसी की विशेष नजर है। आशीष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आशीष, इन स्लीपर सेल होने की खबर सामने आ रही है, किस तरीके से इन पर अब शिकंजा है, किन किन इलाकों पर विशेष नजर? जी, जिस तरह एक रिपोर्ट आई है खुफिया एजेंसी से, उसके बाद जो है जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। और आपको बता दूं कि केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां भी है जो है गोपनीय तरीके से पूरी तरह से जांच की जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह जमशेदपुर शहर में स्लीपर सेल कई बार गिरफ्तारी भी हो चुकी है और कई आतंकवादियों की कटकी से लेकर तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है एक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट जिस तरह सामने आई कि 12 से अधिक जो है सक्रिय हो चुके हैं जमशेदपुर शहर में, और विभिन्न इलाकों में जो है वो उनका नए युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसी को लेकर पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि जो आजाद नगर हो, कपाली हो, तमाम क्षेत्रों में जो है वो गोपनीय तरीके से निगरानी की जा रही है और वैसे संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। और फिलहाल जब टाटानगर रेलवे स्टेशन हो या बड़ी बड़ी कंपनियां हो, उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी जिला प्रशासन के लोग किसी भी मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं, मगर खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट आने के बाद पूरी तरह से जमशेदपुर के जिला प्रशासन और जिला पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। और झारखंड एटीएस की टीम जो है वो भी लगातार जो है पुलिस से संपर्क में है और जो भी आगे उच्च स्तरीय जांच होगी, कार्रवाई होगी, वो तो समय ही बताएगा, मगर पूरी तरह से जमशेदपुर शहर में जिला पुलिस एक्शन में दिख रही है। जी चलिए, शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए आपका। गुमला से बड़ी खबर है, जहां नक्सली मूवमेंट पर सर्च अभियान जारी है। पीएलएफआई के नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना मिली।
सूचना पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। सिसई और बसिया के बॉर्डर पर ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस का आता देख मौके से सभी उग्रवादी भाग खड़े हुए। पुलिस का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां बहुचर्चित रुपेश पांडे हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने तीनों अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में मोहम्मद असलम अंसारी उर्फ पप्पू मियां, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद गुरफान शामिल है। तीनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का ऐलान सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार ने किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में अभियुक्त पेश हुए। 6 फरवरी 2022 को सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हत्या हुई थी। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच की थी। झारखंड में निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्म होता नजर आ रहा है। जेएमएम के स्थापना दिवस के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के बाद इस मामले में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने राज्य सरकार को चुनौती दी है कि वह अधीनस्थ नियुक्तियों में 75% आरक्षण लागू करके दिखाए और बाहरियों को टेंडर देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा गुमराह करने का काम बीजेपी करती है। बीजेपी का पीआईएल गैंग जनहित से जुड़े कार्यों पर रोक लगाने को लेकर हमेशा एक्टिव रहता है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवार नियोजन अधिनियम 2021 को पास किया था। इसमें निजी कंपनियों में 75% नियोजन देने की बात कही गई थी, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है। अब प्राइवेट कंपनी सब भी आने लगा। अब यहाँ पर ये लोग आउटसोर्स के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को घुसा करके बाहर से भी लोग मजदूर लाने लगा है अपने मुताबिक। उन लोग को लगता है कि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन होगा, लेकिन याद रखिएगा अब उस नीतियों के साथ भी चलना होगा। हमने कानून बनाया है, कोई भी आउटसोर्सिंग जगह हो वहां पर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना उसका अनिवार्य होगा। अगर बात करें, हम रोड डिपार्टमेंट की बात करें, हम पुलिस हाउसिंग की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, हम शराब की बात करें, तो आंकड़े बता रहे हैं कि इन सभी में भर भर का टेंडर जो है कोलकाता, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के लोग ले जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जहां पर मुख्यमंत्री जी के हाथ में चीजें हैं वहां पर वो बाहरी लोगों को दे रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं और दूसरी तरफ दोहरी बात करके प्राइवेट सेक्टर के ऊपर में एक तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। सरकार के नियत और नीति पर सवाल उठाते रहते हैं। सरकार की नियत है कि झारखंड के लोगों को प्राथमिकता मिले, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र हो, रोजगार के क्षेत्रों में। इसका मतलब है कि राज्य की सरकार चाहती है कि हमारे राज्य के युवाओं को अवसर प्रदान हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, वो उनका जो पीआईएल गैंग है वो किसी न किसी रूप से कानूनी दांव पेच में इन चीजों को उलझाने का काम करती है। राज्य सरकार के खजाने से 10,000 करोड़ की राशि की अनियमितता को लेकर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पूछा है कि आखिरकार सरकार जांच से क्यों कतरा रही है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार की ओर से राशि को लेकर ऑडिट करा लिया गया है और बैंकों को ब्लैकलिस्टेड भी कर दिया गया है। तो बाबूलाल मरांडी ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और कई सवाल उन्होंने पूछे हैं और बीजेपी ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार इस पूरे मामले में जांच को लेकर क्यों कतरा रही है और बाबूलाल के आरोप पर कांग्रेस ने भी अपना जवाब दिया है और कहा है कि सरकार की ओर से राशि को लेकर ऑडिट करा लिया गया है और बैंकों को ब्लैकलिस्टेड भी किया गया है। बाजी करने के बाद या केंद्र सरकार पर हमेशा ठीकरा फोड़ते हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, पर असल बात यह है पैसे मिलने के बाद यहाँ पर जिस तरीके की चोरी और हेरा फेरी हो रही है
उससे पूरा का पूरा वित्तीय प्रबंधन बिगड़ा हुआ है और आम जनता को इसका भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन महागठबंधन की सरकार में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और जो 10,000 करोड़ की बात है उसकी भी ऑडिट हुई है, सरकार के संज्ञान में आया, सरकार ने उस पर ऑडिट करवाया और जिन बैंकों का इसमें संलिप्तता था सरकार ने उन बैंकों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया। रांची से बड़ी खबर, जहां राज्य के पूर्व खिलाड़ियों को अब पेंशन का लाभ मिलेगा। हेमंत कैबिनेट से पेंशन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। खिलाड़ियों को 10 श्रेणी में बांटा गया है। हर श्रेणी में 5 से 20,000 प्रतिमाह पेंशन इनको मिलेगा। अर्जुन, द्रोणाचार्य और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को 20,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। ओलंपिक और नेशनल गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 5 से 10,000 प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। पेंशन के लिए खिलाड़ियों की आयु सीमा 41 वर्ष निर्धारित की गई है। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त